दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद जनाब। कुछ दोस्त से मगरबी मीडिया के अंदर एक जजीरा है जिसका नाम है एप्स्टन, उसकी कुछ कहानियां मंजर आम पर आ रही हैं। मगरबी मीडिया में इस जजीरे की कहानियों के हवाले से एक तूफान बरपा है और मगरबी मीडिया में जिन शख्सियात के नाम आ रहे हैं इस एप्स्टन स्कैंडल में, वो बहुत ही कद आवर शख्सियत हैं, क्योंकि एप्स्टन जजीरे में होने वाला घिनौना खेल अपनी मिसाल ना सिर्फ आप था, बल्कि इस खेल के अंदर कुछ ऐसे शुरफा के नाम हैं जो इस वक्त भी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज्यादा जिसे हम समझते हैं कि काबिल तकलीद समझे जाते हैं, लोग उनको हीरो मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस स्कैंडल की तफसीलात सामने आ रही हैं, ऐसे शुरफा के मकरू चेहरों के ऊपर जो नकाब था वो भी हटना शुरू हो गया है। और बताया जा रहा है कि इन तमाम नामों में एक ऐसे वजीर आजम का नाम भी है जो एक इस्लामी मुल्क का सरबराह भी रह चुका है, और वो इस्लामी मुल्क एक एटमी सलाहियत का हामिल मुल्क भी था। और चूंकि ये इशारे बड़े ठोस हैं और पाकिस्तान के अलावा कोई एक ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं है जो एटमी टेक्नोलॉजी का हामिल हो, लिहाजा जो वजीर आजम है वो मुमकिना तौर पर, चूंकि मर्द है, वो या तो नवाज शरीफ हो सकते हैं या वो इमरान खान हो सकते हैं। इनके अलावा कोई और तीसरा वजीर आजम तो ऐसा मंजर आम पर आता हुआ नजर नहीं आ रहा जो इस स्कैंडल का हिस्सा होगा। लेकिन इस स्कैंडल का हिस्सा बनने के लिए या इस स्कैंडल का एक अहम किरदार होने के लिए जरूरी है कि उस बंदे के अंदर उस जैसी खसलतें भी पाई जाएं जैसी इमरान खान में है। लिहाजा इम्कान यही नजर आता है कि मुस्तकबिल के अंदर आने वाले चंद रोज में मगरिब से यानी अमेरिका से एक ऐसा स्कैंडल मंजर आम पर आने वाला है जो इमरान खान को या इमरान खान की पाकीज़गी को या इमरान खान का जो एक ही मैनशिप है उसको ना सिर्फ धो के रख देगा, बल्कि इमरान खान के किरदार को इस तरीके से नंगा करेगा कि लोग उसके ऊपर थूकेंगे भी नहीं। सूरत हाल कुछ यह है कि इस स्कैंडल की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक 90 की दहाई में, और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो इंकशाफात हैं ये एक इसी स्कैंडल के एक शरीक मुल्ज़िम की तरफ से किए गए हैं, अमरीकी अदालत के रूबरू किए गए हैं। और अब अमरीकी अदालत के जज ने इस स्कैंडल के अंदर जो तमाम तर किरदार थे उनके नामों को पब्लिक करने की भी मंजूरी दे दी है, और अगले चंद रोज में ये तमाम के तमाम नाम भी मंजरे आम पर आ जाएंगे। अर्ज ये है जनाब इस जो स्कैंडल है इसके हवाले से कि इस स्कैंडल का आगाज 90 की दहाई में हुआ था, यानी लेट 80s और अर्ली 90s। ठीक है जी। इस चक्कर के अंदर एक मशहूर शख्सियत है जिनका नाम है जेफरी एप्स्टन। इन्होंने समुंदर के बीचों बीच एक जजीरा था, उस जजीरे को खरीदा, और चूंकि वो जजीरा समुंदर के बीच था, किसी एक मुल्क की हदूद में नहीं आता था, तो उस पे इंटरनेशनल लॉज या किसी भी मुल्क का कानून नाफिज नहीं होता था। फिर इस जजीरे को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया गया, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए वहां पर एक पुरतायुश महल वहां पर तामीर कराया गया। उसके साथ साथ कुछ रिहायशी ब्लॉक्स वहां पर बनाए गए, और एक खसूसी तौर पर आने जाने के लिए एक एयरपोर्ट तामीर कराया गया, एक रनवे बनाया गया, एयर स्ट्रिप बनाई गई, ताकि यहां पर जहाज आ सकें और जहाज यहां से जा सकें। अरबपति आए और अरबपति अपने अपने जो जहाज हैं उसके ऊपर बैठ के आए, यहां पर अय्याशी करें और यहां से वो सवार होकर वापस चले जाएं। बताया यह जाता है कि इस सारे खेल के अंदर बहुत ही मशहूर किस्म की शख्सियात हैं। होता यह था कि इस स्कैंडल के मुताबिक कि ये जो जेफरी एप्स्टन है, इन्होंने इस जजीरे को कम सिन बच्चों और बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती के लिए इस्तेमाल किया था। और जेफरी एप्स्टन के साथ उनकी पार्टनर थी गैज़लिन मैक्सवेल। ठीक है जी। और ये जो दोनों लोग थे ये मिलके ये वाला सारा खेल खेलते थे, और यहां पर 13 से 17 साल की बच्चियों को सेक्स के लिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पेश किया जाता था। जजीरे तक आने के लिए जहाज का बंदोबस्त भी यही लोग करते थे। काम मुकम्मल होने के बाद क्लाइंट को वापस छोड़ा जाता था, और इस केस की शुरुआत भी इन्हीं मुतासरा बच्चियों में से एक बच्ची की शिकायत पर हुई थी, और दोनों को मुजरिम करार दिया गया था। अब तक की कार्रवाई की लिस्ट के मुताबिक जो नाम सामने आए हैं वो बहुत ही बड़े लोगों के नाम हैं, जिसमें जनाब जो है इमरान खान के ससुर गोल्ड स्मिथ हैं, साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी शख्सियात हैं इस लिस्ट में जिसका मैं आपके साथ इस स्कैंडल का जिक्र कर रहा हूं।
इस लिस्ट में एक शख्स के बारे में अदालत में पेश की गई दस्तावेजात हैं, ये जो अदालत में पेश की गई दस्तावेजात हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो एक वजीर आजम है, ठीक है जी, और एक इस्लामी मुल्क का वजीर आजम है। और यहां पर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि ये केस 2020 में चला था, अब आ गई है 2024। ये केस 2020 में चला था और उसके बाद से लेकर अब तक इसकी प्रोसीडिंग जारी थी। अब ये केस 7वें नतीजे पर आ गया है, अहम इंकशाफात भी हुए हैं, रिपोर्ट भी अदालत के रूबरू चली गई है और अदालत ने इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के अहकामात भी दे दिए गए हैं। अच्छा जी, ये जो केस है 2020 में चला था और उस वक्त के एक वजीर आजम के बारे में बताया जाता है कि वो एशियन था और उसके मैक्सवेल और एप्स्टन दोनों के साथ लिंक्स थे। और चूंकि मैंने आपको बताया कि इस हवाले से इमरान खान की एक तस्वीर जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब इमरान खान एक क्रिकेटिंग स्टार भी थे और उनके साथ जो खातून हैं वो यही खातून है मैक्सवेल, जो इमरान खान के बहुत करीब थी। और दिलचस्प बात यह है कि इसी खातून और इसी जजीरे के हवाले से साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर और कैप्टन ऑलराउंडर स्विंग के सुल्तान जनाब वसीम अकरम साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल को दिया था, इस वाकये का इंकशाफ किया था। उस इंटरव्यू का अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इंटरव्यू में वसीम अकरम ने खुद इस बात का इंकशाफ किया था कि इमरान खान ने एक मरतबा वो इमरान खान के साथ एक खुसूसी चार्टर प्लेन के ऊपर बैठे थे, इमरान खान के साथ एक खातून थी, वो खातून इमरान खान और वसीम अकरम ये तीनों एक गुमनाम जजीरे पर उतरे थे। जजीरे पर उतर के इमरान खान वसीम अकरम को अकेला छोड़कर उस खातून के साथ उस जजीरे पर बने हुए एक रिहायशी इमारत में चले गए थे। वहां पर इमरान खान ने 3-4 घंटे गुजारे और उसके बाद जो जजीरा था वहां पर जनाब वसीम अकरम बैठकर मछलियों का शिकार करते रहे। और उसके बाद जब इमरान खान फ्री होके आए वो जहाज में बैठे और वो वापस रवाना हो गए। ये इंकशाफ किसी और ने नहीं, खुद वसीम अकरम ने किया हुआ है और ऑन रिकॉर्ड है, ये एविडेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जब यह कार्रवाई हो रही थी तो उस वक्त के जो वजीर आजम थे 2020 में वो थे इमरान खान। इसी कार्रवाई के दौरान एक वकील अदालत में पेश होता है और वो अदालत में पेश होकर इस बात का इंकशाफ करता है कि मेरा क्लाइंट एक साबिक वजीर आजम है और उसके नाम की बजाय कार्रवाई को इनिशिएट किया जाए एक कोड नेम के तहत, और कोड नेम उसका बनाया जाता है DOE 107। उन्हें कहते हैं जनाब ये कोड नेम है। इस कोड नेम के तहत हमारा जो क्लाइंट है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और फिर दरखास्त दी जाती है कि हमारे क्लाइंट का नाम चाहिए। ऑन रिकॉर्ड चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि दरखास्त दायर की जाती है कि जनाब हमारे क्लाइंट को कोड नेम से पुकारा जाए, उसका नाम शाया ना किया जाए, क्योंकि इस वक्त हमारा जो क्लाइंट है जिसका कोड नेम DOE 107 है वो जिस मुल्क से ताल्लुक रखता है वहां ऐसी बातों को मायूब समझा जाता है और इसके मुल्क की रवायात की वजह से सोसाइटी में बहुत बड़ा रद्द अमल आ सकता है मेरे क्लाइंट के खिलाफ। लिहाजा मेरे क्लाइंट के नाम को पब्लिक ना किया जाए, ये बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर दरखास्त दी जाती है और उसके बाद इस कार्रवाई को इनिशिएट किया जाता है। यह बात काफी एक से ज्यादा जगहों पर आ चुकी है और इस हवाले से अहम चीजें, अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। लिहाजा इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया फोकस किया जाता है। बताया यह जाता है कि इस जजीरे पर दुनिया भर के अरबपति, खिलाड़ी, अदाकार, असर रसूख रखने वाले सियासतदान और अहम शख्सियात आती थी और इन्हीं अमाल बद में से वो जो अय्याशियां हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया वो यहां पर की जाती थी। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आप आयला मलिक के साथ इमरान खान की लीक ऑडियो का उसको अगर आप चेक करें तो आपके सामने ऐसी ही सूरत हाल सामने आएगी जहां पर इमरान खान आयला मलिक के साथ ऐसी बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरह की चीजों का तज़किरे कर रहे हैं जिसकी माजी के अंदर मिसाल नहीं मिलती। और इस तरह की गुफ्तगू कोई
ایک مہذب آدمی تو کم از کم نہیں کر سکتا۔ نہ صرف یہ بلکہ بنی گالہ کے ایک سابق ملازم نے بھی انکشافات کیے تھے اور انہوں نے بنی گالہ میں خود اپنی آنکھوں سے انسانوں کی ایک انسانی ٹرین دیکھی تھی۔ انسانی ٹرین، اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں انسانی ٹرین کا، انہوں نے انسانی ٹرین دیکھی تھی اور وہ تمام کے تمام لوگ اس وقت موجود بھی ہیں اور ان کے انکشافات بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ لہذا موجودہ صورتحال کے اندر یہ والے انکشافات بہت ہی زیادہ، بلکہ پاکستانیوں کے لیے تو یقینی طور پر مبینہ طور پر یہ چونکہ انکشافات ہیں، اس کا جو ہے نا وہ ایک شرمندگی کا باعث ہے کہ یار یہ کیا سچویشن ہے۔ اصل حقیقت تو یقینی طور پر اس وقت سامنے آئے گی جب امریکی عدالت سے وہ تمام کے تمام ثبوت سامنے آئیں گے، وہ تمام کی تمام فہرست سامنے آئے گی جو اس کھیل کے تمام تر کرداروں کو بے نقاب کرتی ہے۔ البتہ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور عمران خان کی وہ خاتون دوست جن کا نام میکسویل ہے، انہوں نے بھی اپنی جو ٹیسٹمنی جو انہوں نے دی تھی امریکی عدالت میں، اس میں بھی بہت سارے اپنے جو دوست ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا تھا اور ایک پاکستانی وزیر اعظم کا بھی ذکر کیا تھا اور ایک کرکٹر کا بھی ذکر کیا تھا، اور وہ دونوں شخصیات اب ان کے جو کوالٹیز ہیں وہ عمران خان کی آتی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں کیا ہوگا، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ کیا یہ جو اسکینڈل ہے اس کے سامنے آنے کے بعد عمران خان کی کو پولیٹیکل سٹینڈنگز کے اوپر کو فرق پڑے گا، عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ یہ ایک لاجیکل سی سوال ہے، لیکن میری نظر میں عمران خان نے چونکہ ایک بڑی محنت کے ساتھ ایک کلٹ بنایا ہے، یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی ثبوت کو بھی سامنے دیکھتے ہوئے، مطلب ثبوت تو آگے نا جی سامنے، ہاجرہ پانے زئی کی کتاب ثبوت ہے جس کے اندر وہ کتے والی کہانی درج ہے، ثبوت ہے، اس سے انکار کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ کیا عمران خان نے ہاجرہ پانے زئی کے خلاف جا کر کسی کورٹ آف لا میں کسی طرح کی کوئی پٹیشن ڈالی؟ عمران خان کی بہنوں نے، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ہاجرہ پانے زئی کو حد کہ عزت کا کوئی دعویٰ دیا کہ تم نے میرے خاوند کے اوپر ایک بہتان لگایا؟ نہیں دیا، کیونکہ ان کو بھی پتا کہ بشرا بی بی کو پتا ہے اس کا خاوند کیسا ہے، عمران خان کی بہنوں کو پتا ہے کہ ان کا بھائی کیسا ہے، لہٰذا وہ کون جا کے وہ کرے گا؟ ہاجرہ پانے زئی کے اوپر عائشہ گلالئی، ریحام خان کی کتاب، مطلب ایسے کون سے کتنے ایویڈنس ہیں جو موجود ہیں، لیکن کیا عمران خان کی کلٹ فالوئنگ پہ کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا۔ اس طرح کے انکشافات سے میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی فالوئنگ کے اوپر یا عمران خان کی جو پولیٹیکل سٹینڈنگز ہیں اس کو شاید ڈیمیج کیا جا سکتے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ تمام لوگ جو دو انتہاؤں کے درمیان میں ہے، یعنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے درمیان ایک عام آدمی ہے، ایک فلوٹر ہے جو ہوا کے رخ کے اوپر تعین کرتا ہے، یہ تمام انفارمیشن یا اس طرح کے تمام انکشافات اس کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ لوگ جو ماضی میں اسی جو ہے سوئنگنگ ووٹ کے اندر موجود تھے، وہ اس سوئنگ کے اندر آ کر عمران خان کو 2018 کے اندر ووٹ دے دیا کہ عمران خان کی ہوا ہے۔ اب ان تمام لوگوں کو یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ نہیں جناب وہ غلطی تھی جو غلطی ہو گئی ہے، اب اس غلطی کو ہم کریکٹ کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا اس سوئنگ کو واپس چلانا ہے اور اس کے لیے یہ انفارمیشن جو بار بار آ رہی ہے اس کو شیئر کرنا ضروری تھا تاکہ وہ تمام لوگوں کو یہ تاثر مل سکے کہ جناب عمران خان ہماری سیاست کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری معاشرت کے لیے بہت ہی زیادہ ہینیس ہے، خطرناک ہے۔ لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو انکشافات ہو رہے ہیں، اس انکشافات کی چونکہ مغرب میں ہو رہے ہیں، ہم تو ویسے بھی پاکستانی انکشاف کو تو مانتے نہیں ہیں، ہم تو مغرب کے انکشافات، ہم تو اکانومسٹ میں لکھے گئے مضمون کے حوالے سے تو ٹکے مار کے جناب دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو پاکستانی دی نیوز کے اندر آرٹیکل چھپا ہو تو ہمارے نزدیک اس کی ویلیو نہیں ہے، لیکن چونکہ اکانومسٹ میں چھپا ہے ہمارے لیے ویلیو ہے، لیکن چونکہ وہ عمران خان نے لکھا ہے اس لیے ویلیو ہے۔ اور اگر عمران خان کے خلاف فائنینشیل ٹائمز کے اندر مضمون لکھا گیا ہو جس کے اندر عمران خان کے کالے کرتوت بیان کیے گئے ہوں، اس کو ہم نے نہیں ماننا۔ تو اس طرح کے فالوورز کو آپ ٹیم نہیں کر سکتے، اس طرح کے فالوورز کو آپ یہ بات باور نہیں کرا سکتے کہ جناب وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لہذا میرا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ ایک بے ثمر مہم ہی رہے گی، لیکن ان تمام لوگوں کے لیے ایک آئی اوپنر ضرور ہو سکتا ہے جو یہ اس پر غور کریں کہ جناب کیا واقعتاً ایسے شخص کو پاکستان کے عوام کی نمائندگی کا حق ہونا بھی چاہیے یا نہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔